नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साइप्रस की। ये भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी के पूर्वी कोने में बसा एक द्वीप है और ये अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, पर इसका इतिहास और आज की स्थिति काफ़ी जटिल है। हमारे पास साइप्रस पर काफ़ी डिटेल्ड जानकारी है और हमारा मकसद है इसके जरिए साइप्रस के जो खास पहलू हैं उनको समझना। हम देखेंगे इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हजारों साल लंबा सफर कैसा रहा, समाज की बनावट कैसी है, इकोनॉमी कैसे चलती है और हाँ, भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। देखिए, साइप्रस सिर्फ छुट्टियों के लिए मशहूर एक सुंदर आइलैंड ही नहीं है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल तिराहे पर है। एक ऐसी जमीन जो आज भी दो हिस्सों में बटी हुई है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साइप्रस है कहाँ नक्शे पर। यह पूर्वी भूमध्य सागर में है, तुर्की के ठीक दक्षिण में, सीरिया और लेबनान के पश्चिम में पड़ता है। साइज के हिसाब से देखें तो सिसिली और सार्डिनिया के बाद ये मेडिटेरेनियन का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी समुद्री सीमाएं कई देशों से लगती हैं। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, ग्रीस, मतलब ये जगह इसे जियोपॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण बना देती है ना, जैसे महाद्वीपों का कोई चौराहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसने साइप्रस के पूरे इतिहास को, आप कह सकते हैं, इसके भाग्य को गढ़ा है। हजारों सालों से ये बड़ी ताकतों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो वो खास मेडिटेरेनियन टाइप की है, मतलब गर्मियाँ लंबी, सूखी और गर्म, जबकि सर्दियाँ हल्की और नमी वाली। द्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट ओलंपस है, करीब 1952 मीटर ऊंचा। तो ये लोकेशन और क्लाइमेट दोनों ही यहाँ की जिंदगी, एग्रीकल्चर और हाँ, टूरिज्म के लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब इतिहास की बात करते हैं। साइप्रस का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि कहा जाता है कि लगभग 13,000 साल पुराना है, जब यहाँ शुरुआती शिकारी संग्रहकर्ता बसे थे। फिर कांस्य युग आया और यहाँ तांबे के, कॉपर के बहुत बड़े भंडार मिले। शायद इसीलिए इसका नाम साइप्रस भी पड़ा और ये व्यापार का एक बड़ा सेंटर बन गया। उसके बाद तो जैसे बाहरी ताकतों की लाइन लग गई यहाँ। हाँ, ये सिलसिला बहुत ही लंबा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिसोर्सेज, खासकर तांबा और लकड़ी, इसके कारण ये हमेशा बाहरी शक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट रहा। अब देखिए, असीरियन आए, मिस्र के फ़ारो, पारसी साम्राज्य, सिकंदर महान के बाद टोलेमिक राजवंश, फिर रोमन एम्पायर, उसके बाद बिजेंटिन एम्पायर, कुछ टाइम के लिए अरब खलीफाओं का असर रहा, फिर क्रूसेडर्स आए, वेनिस वाले आए, फिर करीब 300 साल ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन। हर किसी ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी, अपने इंटरेस्ट देखे। और फिर 1878 में ऑटोमन साम्राज्य ने एक समझौते के तहत ब्रिटेन को दे दिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि कागज पे ये ऑटोमन टेरिटरी ही रहा। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1925 में इसे फॉर्मली ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया, तो ब्रिटिश राज भी यहाँ रहा। जी हाँ, और ब्रिटिश शासन के दौरान ही यहाँ जो ग्रीक साइप्रियट कम्युनिटी थी, उसमें एनोसिस यानी ग्रीस के साथ मिलने की भावना बहुत मजबूत होने लगी, जबकि दूसरी तरफ तुर्की साइप्रियट कम्युनिटी तकसीम यानी द्वीप के बंटवारे के फेवर में थी। ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार ज्यूरिख और लंदन एग्रीमेंट्स के बाद 1960 में साइप्रस को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, जिसमें ग्रीस, तुर्की और ब्रिटेन, ये तीनों गारंटर पावर बने। लेकिन आज़ादी के बाद भी शांति नहीं आई है ना। 1960 का जो संविधान था वो दोनों कम्युनिटीज के बीच पावर शेयरिंग पर बेस्ड था, पर वो सिस्टम चला नहीं और समुदायों के बीच हिंसा बढ़ने लगी। और फिर आता है 1974 का साल। ये साइप्रस के मॉडर्न इतिहास का शायद सबसे दुखद और निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। जुलाई 1974 में ग्रीस में जो उस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसके सपोर्ट से साइप्रस में प्रेसिडेंट मकारियोस के खिलाफ एक तख्ता पलट हुआ। मकसद था एनोसिस यानी ग्रीस के साथ यूनिफिकेशन। इसके जवाब में तुर्की ने गारंटर पावर होने का हवाला देते हुए और तुर्की साइप्रिट कम्युनिटी की रक्षा के नाम पर उत्तरी साइप्रस में मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया। कुछ ही हफ्तों में तुर्की की सेना ने द्वीप के लगभग 36-37% हिस्से पर कब्जा कर लिया। और इसी घटना ने आइलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया। दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जहां ज्यादातर ग्रीक साइप्रियोट रहते हैं, और उत्तर में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी TRNC, जिसे सिर्फ तुर्की मान्यता देता है।
यहाँ तुर्की साइप्रियोट और तुर्की से आए लोग रहते हैं। इन दोनों हिस्सों के बीच एक बफर जोन है जिसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस की सेना कंट्रोल करती है। इसे ग्रीन लाइन भी कहते हैं। यहाँ मामला वाकई काफी उलझ गया। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, इसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक असर बहुत गहरा और परमानेंट रहा है। उस दौरान करीब 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। ग्रीक साइप्रियोट्स भागे दक्षिण की ओर, तुर्की साइप्रियोट्स गए उत्तर की ओर। परिवार बट गए, गांव खाली हो गए। जैसे वरोशा शहर का एक हिस्सा जो कभी बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था, आज बिल्कुल गोस्ट टाउन जैसा है। 2 बिल्कुल अलग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम बन गए। यूएन की मौजूदगी और दशकों से जो पीस टॉक्स चल रही हैं, वो इस बंटवारे की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरनेशनल कंसर्न को दिखाती हैं। इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा झगड़ा जो एक्टिव लड़ाई में तो नहीं है पर दशकों से सुलझा भी नहीं है, इसका लोगों की जिंदगी और रीजनल स्टेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? क्या सुलह की कोई राह बची है? अगर आज के साइप्रस की तस्वीर देखें तो यहाँ की कुल आबादी करीब 12 लाख, मतलब 1.2 मिलियन के आसपास है। इसमें जैसा आपने बताया 2 मेन कम्युनिटीज़ हैं, लगभग 77% ग्रीक साइप्रियोट और 18% तुर्की साइप्रियोट। इनके अलावा कुछ छोटी लेकिन हिस्टोरिक कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे अर्मेनियन, मेरोनाइट कैथोलिक और लैटिन कैथोलिक। जी। इनकी कुल आबादी लगभग 5% है। धर्म के हिसाब से देखें तो ग्रीक साइप्रियोट्स ज़्यादातर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े ईसाई हैं। ये द्वीप के कल्चरल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा भी है। वहीं तुर्की साइप्रियोट्स सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। जी। भाषा की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यानी दक्षिण में ग्रीक ऑफिशियल लैंग्वेज है और उत्तरी हिस्से में तुर्की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश भी दोनों तरफ काफी कॉमनली बोली और समझी जाती है। ये सारे आंकड़े, चाहे वो पॉपुलेशन के रेशियोज हों, रिलीजियस आइडेंटिटी हो या लैंग्वेजेस का चलन, ये सीधे सीधे आइलैंड के इतिहास और उसके बंटवारे से जुड़े हुए हैं। 77% और 18% का रेशियो साफ तौर पर 2 मेजर कम्युनिटीज को दिखाता है। छोटी कम्युनिटीज की मौजूदगी साइप्रस की सदियों पुरानी मल्टीकल्चरल हेरिटेज की याद दिलाती है। धर्म भी कम्युनिटी आइडेंटिटी का एक मजबूत पिलर है, हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में शायद उतनी कट्टरता ना हो। और इंग्लिश का इतना चलन, हाँ, वो निश्चित रूप से ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की देन है, लेकिन आज ये टूरिज्म, बिजनेस और हायर एजुकेशन के लिए भी जरूरी बन गई है, खासकर दक्षिण में। ये दिखाता है कि कैसे हिस्ट्री, बाहरी असर और आज की जरूरतें मिलकर किसी जगह की भाषा और संस्कृति को लगातार शेप देते रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी पर। जो जानकारी है उसके हिसाब से साइप्रस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर पर टिकी है। इसमें टूरिज्म, शिपिंग यानी जहाजरानी और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे आगे हैं। टूरिज्म तो समझ आता है, इतना सुंदर द्वीप है, इतिहास है, लेकिन शिपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इसकी क्या खासियत है? देखिए, शिपिंग के लिए जैसा हमने पहले बात की, इसकी मेडिटेरेनियन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत क्रूशल है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समुद्री व्यापार मार्गों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ी मर्चेंट शिपिंग फ्लीट रजिस्टर्ड है, जो इसे दुनिया के बड़े शिपिंग सेंटर्स में से एक बनाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के हब के रूप में इसका डेवलपमेंट पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इसमें कम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप 2004 से और एक मजबूत लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसने इसे इंटरनेशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है, खासकर यूरोप, मिडिल ईस्ट और रशिया से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए। मुद्रा की बात करें तो साइप्रस गणराज्य यानी दक्षिण में यूरो चलता है क्योंकि वो यूरोजोन का हिस्सा है, लेकिन उत्तर में शायद टर्किश लीरा इस्तेमाल होती है। और एक थोड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो है प्रति व्यक्ति जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में उत्तर और दक्षिण के बीच भारी अंतर। दक्षिण में ये लगभग $27,788 है, जबकि उत्तर में सिर्फ $16,158 के आसपास। ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये गैप बहुत बड़ा है, और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सीधे तौर पर पॉलिटिकल डिवीजन और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के सवाल से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, दक्षिण, को पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई है। वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इससे उसे यूरोपियन मार्केट्स तक सीधी पहुंच मिलती है, यूरोपियन फंड्स मिलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और एक स्टेबल इकोनॉमिक माहौल का फायदा मिलता है। इसके उलट नॉर्दर्न साइप्रस को सिर्फ तुर्की रिकॉग्नाइज करता है।
इस वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम से काफ़ी हद तक कटा हुआ है। उस पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तुर्की की मदद पर निर्भर है। ये इकोनॉमिक असमानता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये विभाजन का ज़मीनी सच है। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिकग्निशन किसी इलाके के लोगों की रोज़मर्रा की इकोनॉमिक कंडीशन को सीधे तौर पर अफेक्ट करती है। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म की बात हो रही थी। साइप्रस अपने शानदार बीचेस के लिए तो मशहूर है ही, जैसे आयानापा और प्रोटारस अपनी गोल्डन सैंड और साफ नीले पानी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ इतिहास भी कदम कदम पर बिखरा पड़ा है। पुराने ग्रीक और रोमन शहरों के खंडहर हैं, जैसे कुरियन का एम्फीथिएटर या पाफोस के मोज़ेक्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। फिर बिजेंटिन पीरियड के पेंटेड चर्च हैं ट्रूडोस पहाड़ों में छिपे हुए, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं। और मेडिवल किले भी हैं। मतलब इतिहास और बीच का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, और इसमें यहाँ का खाना भी जोड़ लीजिए, खासकर हैलूमी चीज़ जो भेड़ और बकरी के दूध से बनती है और जिसे ग्रिल या फ्राई करके खाया जाता है। ये अब साइप्रस की पहचान बन चुकी है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। तो टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का मजबूत पिलर है, खासकर दक्षिणी हिस्से में। ये आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी, धूप वाले मौसम और हजारों साल की रिच कल्चरल हेरिटेज का पूरा फायदा उठाता है। डिवीजन का असर टूरिज्म पर भी दिखता है। ज्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट आइलैंड के दक्षिणी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हिस्से में ही जाते हैं। नॉर्दर्न साइप्रस में भी टूरिज्म है, लेकिन वो ज्यादातर तुर्की से आने वाले टूरिस्ट्स या खास इंटरेस्ट रखने वाले यात्रियों पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं भारत और साइप्रस के रिश्तों की। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रेडिशनल रूप से काफी अच्छे और वार्म रिलेशंस रहे हैं। आजादी के बाद से ही दोनों देश नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक्टिव पार्टनर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि साइप्रस ने लगातार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी का समर्थन किया है। ये भारत के लिए डिप्लोमैटिकली अहम है। हाँ, ये समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की पोजीशन को मजबूती देता है। साइप्रस भले ही छोटा देश हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के नाते उसकी आवाज का वजन है। इन संबंधों की नींव शायद शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नॉन अलाइंड मूवमेंट की हिस्टोरिकल लेगेसी और आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में म्यूचुअल इंटरेस्ट पर टिकी है। हाल के सालों में डिफेंस और इकोनॉमिक सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ता दिख रहा है। दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन पर एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इसके अलावा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व दोनों देशों के लिए है। साइप्रस के लिए भारत जैसी उभरती हुई ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के साथ मजबूत रिश्ते होना, खासकर जब वो खुद एक कॉम्प्लेक्स रीजनल डिस्प्यूट्स में उलझा है, काफी मायने रखता है। भारत के लिए साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अहम है। यूरोप के दरवाजे पर एक भरोसेमंद दोस्त का होना भारत के डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए फायदेमंद है। डिफेंस MOU शायद मैरिटाइम सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन जैसे एरियाज में बढ़ते तालमेल का संकेत देता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी दोनों देशों की इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये दिखाता है कि दोनों देश अपने हिस्टोरिकल रिलेशंस को आज की ज़रूरतों के हिसाब से और गहरा और वाइड बनाना चाहते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने साइप्रस के कई रंग देखे। मेडिटेरेनियन में इसकी अहम लोकेशन, हजारों साल का उतार चढ़ाव वाला इतिहास जिसमें बाहरी ताकतों का दखल और हाल का दर्दनाक विभाजन शामिल है। एक बंटा हुआ समाज जहां ग्रीक और तुर्की साइप्रेट्स मेन कम्युनिटीज हैं। एक इकोनॉमी जो काफी हद तक टूरिज्म, शिपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर निर्भर है और जिसमें उत्तर और दक्षिण के बीच गहरी खाई है। और आखिर में भारत के साथ इसके मजबूत और गहरे होते रिश्ते। बिल्कुल, साइप्रस की कहानी कई परतों वाली है। ये हमें दिखाती है कि कैसे ज्योग्राफी इतिहास को दिशा देती है, कैसे अतीत की घटनाएं आज की सच्चाइयों को तय करती हैं और कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जमीनी स्तर पर जिंदगी को प्रभावित करती है। इसे समेटते हुए एक विचार जो मन में आता है वो ये है, भविष्य में साइप्रस का ये अनसुलझा विभाजन और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, खास तौर पर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हाल में जो गैस और एनर्जी रिसोर्सेज मिले हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में रीजनल ताकतों जैसे तुर्की, ग्रीस, मिस्र, इजराइल और बड़ी ग्लोबल पावर्स के बीच संबंधों को कैसे अफेक्ट करेगी।
क्या ये सहयोग का नया चैप्टर लिखेगा या तनाव को और बढ़ाएगा? और एक और पहलू ये है कि एक बटा हुआ द्वीप होने के बावजूद क्या साइप्रस के लोग अपनी साझी कल्चरल जड़ों और अलग-अलग कम्युनिटी आइडेंटिटीज के बीच कोई नया बैलेंस खोज पाएंगे? क्या भविष्य में यूनिफिकेशन की कोई असल उम्मीद है या विभाजन ही परमानेंट डेस्टिनी बन जाएगा? इन सवालों पर सोचते रहना लाजमी है।